वो बहादुर था, निडर था और बेखौफ था। उसके अज़्मो हिम्मत और जवां-मर्दी के आगे सब सरनगू रहते थे। उसने एक ऐसी सल्तनत की बुनियाद डाली जिसने 600 साल तक हुकूमत की। वो शेख अदाबाली का मुरीद था। वो एक ऐसा भाई था जो अपने भाइयों को साथ लेकर चला। उसने कबीले में गद्दारी का पोल खोला और उसे जड़ से उखाड़ फेंका। वो एक ऐसा बेटा था जो अपने बाप के नक्शे कदम पर चला और अपने कबीले की हिफाजत के साथ साथ अपने बाप के मकसद को भी साथ साथ लेकर चला, और इसी तरह उसने एक नई सल्तनत की बुनियाद रखी। ये कहानी है आज से 600 साल पुराने एक सूफी की, एक जंगजू की। किसे मालूम था कि एक दिन वो एक सल्तनत की बुनियाद रखेगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, नुक्ता में खुशामदीद। मैं हूं शहीर अहमद शेख। आज की इस वीडियो में हम आपको कोरलश उस्मान सीज़न 1 की मुकम्मल कहानी तफसील के साथ बताएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ तारीख आपको बतानी है। ये सीरीज़ एक तारीखी अफसाना है। इस सीरीज़ का दारोमदार उस्मान गाजी की ज़िंदगी के गिर्द घूमता है। इस सीरीज़ में बहुत सी तब्दीलियाँ की गई हैं। तारीख से हटकर कुछ किरदार और मनाजिर शामिल किए गए हैं, लेकिन इस सीरीज़ का मकसद सिर्फ और सिर्फ सल्तनत उस्मानिया के क़याम के सफ़र को आम आवाम को दिखाना है। सल्तनत उस्मानिया आलमी तारीख की एक ताकतवर और देरपास सल्तनत थी। इस इस्लामी ताकत से चलने वाली इस सुपर पावर ने मशरिक़ वस्ता, मशरिकी यूरोप और शुमाली अफ्रीका के बड़े बड़े इलाकों पर 600 से ज़ायद साल हुकूमत की। इस सुल्तान के नाम से मशहूर सरदार को अपने लोगों पर मुकम्मल मजहबी और सियासी इख्तियार दिया गया, अगरचे मगरबी यूरोपियन इनको आम तौर पर एक ख़तरे के तौर पर देखते हैं। बहुत से मौरिखीन सल्तनत उस्मानिया को अजीम इलाकाई इस्तेहकाम और सलामती के साथ साथ फ़नून, साइंस, मज़हब और सकाफ़त में अहम कामयाबियों के तौर पर भी मानते हैं। इस सल्तनत की बुनियाद रखने वाला अगौज़ नस्ल का चश्मो चराग़ अर्तुगरुल गाज़ी का बेटा उस्मान गाज़ी था। अनातोलिया में तुर्क कबाइल के रहनुमा उस्मान अव्वल ने 1299 के आसपास सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। नाज़रीन, उस्मान गाज़ी बिल्कुल अपने बाबा अर्तुगरुल गाज़ी का अक्स थे। अर्तुगरुल गाज़ी की तरह बहादुर और बला के ज़हीन थे। उस्मान गाज़ी ने 1258 में मौजूदा तुर्की के शहर सोगौत में जन्म लिया था। उस्मान गाज़ी में बचपन से ही जंगें लड़ने और जुल्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा था। आइए अब आपको बताते हैं कोरलश के सीज़न 1 की मुकम्मल कहानी सिर्फ 20 मिनट में। देरेलियस अर्तुगरुल के सीज़न 5 में अर्तुगरुल गाज़ी अब्दुर्रहमान गाज़ी के हमरा एक जंग में शिरकत के लिए जाते हैं। अर्तुगरुल गाज़ी अपनी गैर मौजूदगी में अपने छोटे भाई दुंदार बे को कबीले का निगरान मुकर्रर करते हैं। दुंदार बे बिलाशुबा सुलेमान शाह के बेटे अर्तुगरुल गाज़ी के छोटे भाई थे, मगर उनमें उन सलाहियतों का फुकदान था जो सुलेमान शाह और अर्तुगरुल गाज़ी में पाई जाती थीं। अर्तुगरुल गाज़ी की गैर मौजूदगी में काई कबीला दुंदार बे के मातहत था। उस इलाके में मौजूद किला कोलोचा हिसार के गवर्नर योर्गो बुलोज की दावत पर दुंदार बे, उस्मान बे और गुंदोज बे समेत दीगर सिपाही किले के लिए रवाना हो जाते हैं। गवर्नर की इस दावत का मकसद काइयों और ईसाइयों के दरमियान अमन कायम करना था। जब दुंदार बे किले पहुंच जाते हैं तो उनके इस्तकबाल के लिए योर्गो बुलोज अपने ख़ास कमांडर कालानोस के साथ खुद बाहर आता है, लेकिन गवर्नर की बीवी प्रिंसेस सोफिया नहीं चाहती थी कि दोनों फरीकैन में कभी भी इत्तेहाद कायम हो। इसलिए इस सूरत हाल में बिगाड़ पैदा करने के लिए सोफिया गवर्नर पर हमला करवा देती है, जिसको उस्मान अपनी महारत से आखिरकार नाकाम बना देते हैं। उस्मान बे गवर्नर से इजाज़त लेते हैं कि उन्हें उनकी ज़मीनों पर छुपे कातिलों को तलाश करने की इजाज़त दी जाए। इजाज़त मिलने पर उस्मान बे अब्बास को लेकर रवाना हो जाते हैं।
अब्बास, जिन्हें आइब्रस कहा जाता है, बामसी बे के बेटे थे। उस्मान बे और अब्बास को रास्ते में साजिशों ने घेर लिया, जिसके बदले में अब्बास शहीद हो गए। अब्बास की शहादत ऐन उसके निकाह के दिन हुई और इस हमले में उस्मान बे भी बुरी तरह जख्मी हो गए। उस्मान की जान बचाने के लिए बाला खातून और गोंचा खातून वहां पहुंच जाती हैं और उस्मान बे की मदद करते हुए उनकी जान बचा लेती हैं। अब्बास की शहादत के बाद उस्मान को यकीन आ जाता है कि गद्दार किले में ही कोई है और जो भी है गवर्नर का बहुत करीबी है। उस्मान भेस बदलकर किले में दाखिल हो जाते हैं और दूसरी जानिब सोफिया अपने ही शौहर की जान लेने के लिए उसे खाने में जहर मिला देती है। उस्मान जिस लम्हे गवर्नर से मुलाकात करके इस सूरत हाल से आगाह करता है तो उस वक्त गवर्नर की मौत वाक़ई हो जाती है और इस मौत का इल्ज़ाम उस्मान पर लगा दिया जाता है। सोफिया कालानोस को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसाकर उसे अपने मातहत कर लेती है, जबकि दूसरी जानिब बाला खातून चूंकि शेख अदाबाली के हुक्म पर किले में मौजूद खजाने और मुकद्दस अमानतों की तलाश के लिए किले में मौजूद थीं, वो पादरी मार्कस जो कि शेख अदाबाली का शागिर्द दरवेश था, उसकी मदद से खजाने वाले कमरे तक पहुंच जाती हैं और वो खजाना हासिल करने में कामयाब भी हो जाती हैं। बाला खातून खजाने को हासिल करके किले से रवाना होती हैं और उस्मान बे अपनी जहानत के साथ इस किले से निकलने में आखिरकार कामयाब हो जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ प्रिंसेस सोफिया का उस्मानी तारीख में किरदार तफसील से जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। इसके बाद उस्मान बे अपने भाई अब्बास के कातिलों को तलाश करके बामसी बे के हवाले कर देते हैं। बामसी बे उन कातिलों की गर्दनें काट देता है और यूं अपने बेटे अब्बास के कत्ल का बदला लेते हैं। उसके बाद उस्मान बे की मुलाकात शेख अदाबाली से होती है, जिसमें शेख अदाबाली उस्मान को अपना नाम अदाबाली बताते हैं। तो उस्मान शेख अदाबाली से पूछते हैं कि वो अदाबाली जो उनके बाबा अर्तुगरुल गाजी के साथी और बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो शेख अदाबाली कहते हैं कि हाँ, मैं वही अदाबाली हूँ। ये वो मुलाकात थी जिसके बाद उस्मान गाजी की जिंदगी में काफ़ी तब्दीलियाँ रोनमा हुई। शेख अदाबाली का ताल्लुक आही कबीले से था। वो अपने कबीले के चंद लोगों के साथ बड़ा बाजार में रिहाइश पजीर हो जाते हैं। शेख अदाबाली चूँकि एक बाअसर शख्सियत थे, आलम इस्लाम में भी उनका काफ़ी असर व रसूख था, जिसकी वजह से काफिर यानीस नहीं चाहता था कि शेख अदाबाली इन ज़मीनों पर रहें। शेख अदाबाली को नुकसान पहुंचाने के लिए यानीस बड़ा बाजार पर हमला करवा देता है, जिसके नतीजे में साल्वाडोर जो कि सलीबी कमांडर था, वो बाला खातून को अगवा करके वहां से ले जाता है। बाला खातून को अगवा करने का मकसद उस कीमती खजाने का हुसूल था जो कि बाला खातून किले से चुरा कर लाई थीं, लेकिन उस्मान गाजी वहां पहुंचकर बाला खातून को बचा लेते हैं और सलीबी कमांडर साल्वाडोर को गिरफ्तार करके बामसी बे के हवाले कर दिया जाता है। साल्वाडोर बामसी बे से मुतासिर होकर दीन इस्लाम कबूल कर लेता है और वो साल्वाडोर से सद्दीक बन जाता है। इसके बाद सद्दीक उस्मान गाजी का जासूस बनकर किले में चला जाता है। नाज़रीन, अगर आप शेख अदाबाली के बारे में मुकम्मल तारीख जानना चाहते हैं तो नुक्ता के चैनल पर इसकी वीडियो मौजूद है और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप मुकम्मल वीडियो भी देख सकते हैं। आलिशार बे जो कि सल्जूक रियासत का कमांडर था, कहने को तो वो एक मुसलमान था, लेकिन हकीकत में उसकी गर्दन में पट्टा मंगोलों का था। यह मंगोलों के कहने पर मुसलमानों से टैक्स वसूल किया करता था। ज़ाहिरी तौर पर यह उस्मान बे का दोस्त था, लेकिन आलिशार जानता था कि उस्मान इसके लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, इसलिए वो उनके खिलाफ मंसूबा बंदी करता रहा। आलिशार का इन ज़मीनों पर असर व रसूख था। उसे रियासत की जानिब से तमाम इख्तियारात दिए गए थे, जिसका वो नाजायज़ फ़ायदा उठाता रहा। जबकि दूसरी जानिब मंगोल कमांडर बालगाय एक बड़ी फौज के साथ सोगोत और काई कबीले पर हमलावर होता है। बालगाय का इस सरजमीनों पर आने का मकसद टैक्स का हुसूल और उस्मान को कत्ल करना था। बालगाय एक शैतानी दिमाग का मालिक था। उसने अपने रोबो दबदबे से आलिशार समेत सोफिया को भी अपने सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। चूँकि उस वक्त मंगोल ताकत में थे, इसलिए किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उनके सामने खड़ा हो सके।
मंगोलों की इस यलगार को रोकने के लिए सफ़ेद दाढ़ी वाले उस्मान गाजी से मुलाकात करते हैं, जिसमें उस्मान को चंगेज़ खान के कवानीन के बारे में बताते हैं। ये वो कवानीन थे जिनको मंगोल काफ़ी अरसे से तलाश कर रहे थे। सफ़ेद दाढ़ी वाले ये कवानीन उस्मान के हवाले कर देते हैं। ये वो कवानीन थे जिसके सामने बालगाए तो क्या सारे मंगोल झुक जाते थे। उस्मान ने बालगाए को इन कवानीन का लालच देते हुए उसकी फौज को काई कबीले और सौगौत से बाहर निकाला। उस्मान इस बदले में बालगाए को नकली कवानीन दे देता है, जिसको बालगाए बखुशी गेहातो खान के पास ले जाता है। वहां जाकर बालगाए को मालूम पड़ता है कि ये कवानीन जाली हैं और इस तरह बालगाए गेहातो खान के सामने शर्मिंदा हो जाता है और अपनी साख खो बैठता है। इसके बाद सफ़ेद दाढ़ी वालों की तरफ से उस्मान को पैगाम मौसूल होता है, जिसमें वो उस्मान को बताते हैं कि बाज़ंतीनी और मंगोल तुर्कों के खिलाफ इत्तेहाद बना रहे हैं, जिसमें शहंशाह की बेटी की शादी मंगोल गेहातो खान से होगी और इसके लिए मंगोल और बाज़ंतीनी एक मकाम पर इकट्ठे हो रहे हैं। इस फर्ज को पूरा करने के लिए आपकी मदद को आपका खून वहां मौजूद होगा। उस्मान जब शहंशाह की बेटी अदल्फिया को बचाकर मंगोलों और बाज़ंतीनियों की मुलाकात के मकाम पर पहुंचते हैं तो वहां उनकी मुलाकात अर्तुरुल गाजी के बड़े भाई सुंगिर्तकन बे से होती है। उस्मान अपने ताया के साथ मिलकर इस मुलाकात को नाकाम बना देते हैं, जबकि दूसरी जानिब बालगाए की नाकामी के बाद गेहातो खान बालगाए से तमाम इख्तियारात वापस ले लेता है, जिसके बाद वो आलिशार को इन सरजमीनों का सरदार आला बनाकर भेजता है और हुक्म देता है कि वो मुसलमानों से टैक्स वसूल करे और साथ ही साथ उस्मान से चंगेज़ खान के असली कवानीन के मुतालिक मालूम करे। आलिशार उस्मान की साख तबाह करने और इसकी तजलील करने के लिए दुंदार बे के बेटे बातोर, जिसे बदर कहा जाता है, उनको कत्ल करके उसका इल्ज़ाम उस्मान पर लगा देते हैं। दुंदार जो एक नाकाम सरदार साबित हुआ, लेकिन वो काई कबीले पर हकीकी तौर पर सरदारी करना चाहता था, लेकिन उस्मान गाजी की वजह से वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। वो उस्मान के खिलाफ पहले से मंसूबा बंदी कर रहा था और इतने में उसे मालूम पड़ता है कि उस्मान ने उसके बेटे बदर को कत्ल कर दिया है। दुंदार उस्मान से बदला लेने के लिए उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। उस कशीदगी का फ़ायदा उठाते हुए आलिशार दुंदार के मज़ीद करीब आने के लिए आइगल खातून, जो कि दुंदार की बेटी थीं, उससे शादी की पेशकश करता है। बदर की मौत के बाद दुंदार का दूसरा बेटा बहादुर, जो कि बदर का सुतेला भाई होता है, वो कबीले आ जाता है। बज़ाहिर वो उस्मान का सिपाही बनकर रहता है, लेकिन हकीकत में वो अपने बाबा के कहने पर उस्मान की जासूसी करता है और बहादुर की ही गद्दारी की वजह से बालगाए उस्मान और बोरान अल्प को पकड़ने में कामयाब हो जाता है। बालगाए अपनी बेइज्जती का बदला उस्मान से लेता है और इस पर तशद्दुद करता है। उस्मान गाजी बालगाए को बताते हैं कि चंगेज़ खान के असल कवानीन अभी भी मेरे पास हैं, अगर तुम मुझे जिंदा जाने देते हो तो मैं वो कवानीन तुम्हें दे दूंगा। बालगाए एक बार फिर उस्मान की बातों में आ जाता है और वो सोचता है कि अपनी साख बहाल करने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, लेकिन वो उस्मान को कहता है कि वो बोरान अल्प को भेजे और कवानीन मंगवाए। उस्मान बोरान को हुक्म देते हैं कि वो कवानीन लेकर आए। इतने में गुक्तोक, जो कि बालगाए का खास कमांडर था, वो उस्मान की मदद करने के लिए उसे चाकू थमा देता है, जिसकी मदद से उस्मान अपने हाथ खोलने में कामयाब हो जाते हैं और यूं बालगाए की कैद से फरार होने में कामयाब भी हो जाते हैं। गुक्तोक ऐसा क्यों करता है, इसके पीछे भी एक कहानी है। कोहनूर अल्प, जो कि उस्मान गाजी का खास सिपाही था, कोहनूर और गुक्तोक आपस में भाई थे। बचपन में उनके कबीले पर मंगोलों ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में उनके माँ बाप शहीद हो गए और मंगोल गोक्तोक को उठाकर साथ ले गए, जिसके बाद इन दोनों भाइयों का आमना सामना तब हुआ जब गोक्तोक बालगाए के हुक्म पर बड़ा बाजार पर हमला करता है। कोहनूर अपने भाई को पहचान लेता है, जिसके बाद गोक्तोक को यकीन दिलाता है कि वो एक मुसलमान है और वो दोनों भाई हैं। इस तरह ये मंगोल कमांडर भी उस्मान के जासूस के तौर पर बालगाए के साथ काम करता है। गोक्तोक और कोहनूर अल्प की मुकम्मल तारीख जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं। नाज़रीन, इस सब के बाद जब उस्मान बालगाए की कैद से फरार हो जाते हैं तो उसे शेख अदाबाली के दरवेश देख लेते हैं। उस्मान शदीद ज़ख्मी हालत में होते हैं।
दरवेश उस्मान को उठाकर शेख अदाबाली के पास ले जाते हैं, जहां शेख अदाबाली उनका इलाज करते हैं। और यही वो मौका था जहां उस्मान गाजी को सल्तनत के क़याम का ख्वाब आता है, जिसमें वो देखते हैं कि शेख अदाबाली के दिल से एक चांद निकलकर उस्मान के सीने में दाखिल हो जाता है। चांद आकर सीने में दाखिल होता है और सीने में एक रोशन दरख्त निकलता है जिसकी शाखें चारों तरफ फैल जाती हैं। तब कलमा शहादत पढ़ा जा रहा होता है। उस्मान की आंख खुलने पर वो इस ख्वाब का जिक्र शेख अदाबाली से करते हैं और ख्वाब के मुतल्लिक सवाल करते हैं। जवाब में शेख अदाबाली कहते हैं कि बाला खातून तुम्हारी बीवी बनेगी, क्योंकि यही कुदरत का इशारा है। अल्लाह ने तुम्हारी औलाद को बादशाहत और सल्तनत से नवाजा है और बहुत से इलाके आपकी और आपकी औलाद की मदद से दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। और इसके बाद शेख अदाबाली उस्मान को एक मुकद्दस तलवार सौंपते हैं। ये वो तलवार होती है जिसे बाला खातून हिसार के किले से चुरा कर लाती हैं। और शेख अदाबाली इस तलवार के मुतल्लिक कहते हैं कि ये तलवार अहमद यूसुफी की लकड़ी की वो तलवार है जो सीने में दाखिल होने वाली बाकी स्याह फौलादी तलवारों की तरह हरगिज़ नहीं। ये तलवार बुहरानी हालात में ज़ाहिर होती है और तुर्कों के नए खाकान के पास पहुंचती है। इससे फूटने वाला रूहानी नूर जालिम के लिए डर और मजलूम के लिए उम्मीद बनेगा। नाजरीन, आलिशार की पेशकश पे दुंदार बे अपनी बेटी आइगल खातून की शादी आलिशार से करने के लिए रजामंद हो जाते हैं। इसकी बड़ी वजह ये थी कि दुंदार बे इन सरजमीनों और काई कबीले पर अपना असर रसूख कायम करना चाहते थे और इन सरजमीनों के सरदार आला को अपनी बेटी देकर मज़ीद मजबूत होना चाहते थे। उस्मान गाजी को इस शादी की असल वजह मालूम थी। उस्मान बे ने दुंदार बे को समझाना चाहा, मगर दुंदार बे उस्मान की राय को पसे पुश्त डालते हुए अपनी बेटी का हाथ आलिशार के हाथ में दे दिया। शादी के बाद दुंदार बे आलिशार को कहते हैं कि वो उस्मान को कत्ल करके मेरे बेटे बदर का बदला ले। आलिशार अपने सिपाहियों समेत उस्मान की तलाश को निकल पड़ता है, जबकि दूसरी जानिब उस्मान को इस साजिश का पहले से ही इल्म होता है और वो गुंदोज, अब्दुर्रहमान गाजी और बामसी बे को आलिशार की हवेली पर हमला करके उस पर कब्जा करने का हुक्म देते हैं और ख़ुद आलिशार को पकड़ने के लिए उसके पीछे चले जाते हैं। उस्मान आलिशार को पकड़कर कबीले ले आते हैं। जब उस्मान पूरे कबीले के सामने उसका सर कलम करने ही लगते हैं तो मंगोल कमांडर सोबोताए वहां आ जाता है, जो कि आलिशार की रिहाई का मुतालिबा करता है। लेकिन उस्मान सोबोताए की बात ना मानते हुए आलिशार का सर तन से जुदा कर देते हैं। सोबोताए गुस्से से आग बगोला हो जाता है और वो सोफिया के पास जाकर उस्मान के खिलाफ इत्तेहाद बना लेता है, जबकि दूसरी जानिब उस्मान और बाला खातून की शादी हो जाती है। शादी की तकरीब में दुंदार की बीवी ज़ोहरे खातून तकरीब के खाने में जहर मिला देती है ताकि वो उस्मान से अपने बेटे का बदला ले सके। लेकिन यहाँ दुंदार की दूसरी बीवी हज़ल खातून को इसका इल्म हो जाता है और वो चाकू से ज़हरे खातून का गला काट देती है। सोबोताए मंगोल फौज के साथ और सोफिया के साथ मिलकर काई कबीले पर चारों जानिब से हमलावर होता है, लेकिन उस्मान को इस हमले का पहले से ही इल्म हो जाता है और इसलिए वो कबीले में घात लगाए बैठ जाते हैं और इस घात की वजह से उस्मान ने उस हमले को बुरी तरह नाकाम बना दिया। इस हमले के नतीजे में अब्दुर्रहमान गाजी का बाजू भी कट जाता है। सोबोताए तो इस हमले में वासिले जहन्नुम हो जाता है, लेकिन सोफिया बचने में कामयाब हो जाती है। इस शिकस्त के बाद भी सोफिया चैन से नहीं बैठती और उस्मान को मरवाने के लिए उसके बाप के तैयार करदा खूनी योद्धाओं को भेजती है। उस्मान गाजी गोकतोक के साथ मिलकर बालगाय को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए रवाना होते हैं। बालगाय की मौत के बाद सोफिया शैतानी योद्धाओं के साथ उस्मान तक पहुंच जाती है और हमला कर देती है। इस हमले के नतीजे में उस्मान इन शैतानों से लड़ते लड़ते शदीद जख्मी हो जाते हैं और वहीं बामसी बे आकर उस्मान को बचाते हैं। जबकि इस हमले में उस्मान इस कदर जख्मी हो जाते हैं कि सोफिया को इस बात का यकीन हो जाता है कि उस्मान शहीद हो गए हैं, जबकि अल्लाह की मदद से उस्मान
बच जाते हैं और बामसी के साथ मिलकर मौत का ड्रामा करते हैं। कलोचा हिसार किले में जश्न मनाया जा रहा होता है और इतने में उस्मान अपने सिपाहियों के साथ मिलकर किले में घुसकर किले पर हमला कर देते हैं और सोफिया को कत्ल कर दिया जाता है और इसी तरह इन फितनों का खात्मा हो जाता है और उस्मान किला फतह करके इस्लाम का परचम बुलंद कर देते हैं और यूं ये उस्मान की पहली फतह होती है। नाज़रीन, यहाँ कोरलुश उस्मान के सीजन 1 की कहानी मुकम्मल हो जाती है। कोरलुश उस्मान सीजन 2 की कहानी पर इस वक्त काम जारी है। कुछ दिनों बाद इस सीजन की मुकम्मल कहानी भी इसी तफसील के साथ पेश की जाएगी।